हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं DSSB SPA JJA का एग्ज़ाम डेट निर्धारित है 1 और 2 जून को। लेकिन इस कॉम्बाइंड एग्ज़ाम के लिए अभी तक एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने के लिए लिंक इसके ऑफिशियल साइट में शो नहीं हो रहा है। और ये भी नहीं शो हो रहा है कि इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए इसके कॉम्बाइंड एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। इससे एक चीज़ हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि एग्ज़ाम उसी निर्धारित तिथि को हो ही जानी चाहिए। आप लोगों को बस तैयार रहना है। आज रात को नहीं तो फिर कल या हार्डली परसों तक एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिए जाएंगे। आपको तैयारी करते रहना है, आप लोगों को और भी एफर्ट्स लगाना है और 11th आवर में आप जो भी चीज़ें करते हैं वो एग्ज़ाम में याद रहता है। तो क्यों ना हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में एक और मॉक को लेकर के चलते हैं। हो सकता है इस मॉक से संबंधित आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए और जिस पैटर्न को लेकर के मैं चल रहा हूँ उसी पैटर्न को लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं। तो इस पैटर्न को लेकर के यदि आप पहले से फैमिलियर रहेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सहजता का अनुभव होगा। तो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस मॉक। सबसे पहले क्या है कि ऐसे का सेक्शन है, 50 अंक का है। आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिख रहे हैं। चारों ऑप्शंस कहा जाए तो 2 ऑप्शंस मैंने काफ़ी इजी दिया है और 2 ऑप्शंस थोड़ा मैंने दिया है स्टैंडर्ड। ओके, यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा टिप्पणी भी करते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो ऐसे का टॉपिक है वो क्या है, द एडवेंट ऑफ द रेनी सीजन। आपसे जो इवैल्यूएटर होते हैं एक्सपेक्ट यह नहीं करता है कि जिस तरह से एक 9वां 10वां के छात्र या अभ्यर्थी इस पर निबंध लिखते हैं उसी तरह का आप निबंध वहाँ पर लिख करके आ जाएं। आपसे यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 300 शब्दों में काफ़ी कॉम्पैक्ट ऐसे लिखें। इसमें आपकी मैच्योरिटी डिस्प्ले हो, क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और जो ज़्यादा अच्छी तरह से कोई भी टॉपिक को डील करेगा उसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त होंगे। ठीक है, इसको कभी भी आप फॉर ग्रांटेड ना लें। हम लोग देखते हैं कि द एडवेंट ऑफ द रेनी सीजन इस टॉपिक पर कैसे निबंध लिख सकते हैं। फ्रेंड, जो इस तरह के टॉपिक जो होते हैं यदि आप किन्हीं का कोटेशन दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि मुझे एक कोटेशन याद है, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने एक कोटेशन रेनी सीजन को लेकर के दिया हुआ था। वो कहते हैं, द बेस्ट थिंग वन कैन डू व्हेन इट्स रेनिंग इज़ टू लेट इट रेन। अर्थात जब बारिश हो रही हो तब अच्छी बात है कि उसे होने दें। बारिश को लेकर के काफ़ी पॉजिटिविटी, काफ़ी सकारात्मक यहाँ पर भाव दिखता है। अगर आप इस कोटेशन को लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप लोग लिखते चले जाएंगे। द बेस्ट थिंग वन कैन डू व्हेन इट्स रेनिंग is to let it rain। ठीक है, ये किसने कहा? ये कहा हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ओके, तो यदि आप इस तरह के कोटेशन से अपने निबंध को, अपने ऐसे को शुरू करते हैं तब यह आपके निबंध में स्टैंडर्डिज्म लाएगा, यह आपके निबंध को काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाएगा, मार्क्स फेचिंग बनाएगा। ओके, इसके बाद फिर आप एक पैटर्न को लेकर के चलें, थोड़ा पोइटिक बनने की कोशिश करें और रेनी सीज़न का थोड़ा इम्पोर्टेंस भी बताएं, आप थोड़ा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताएं और इस तरह से लास्ट में आप अपना कंक्लूजन दें जिसमें कि आपकी अपनी ओपिनियन होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो टॉपिक है, ऐसे का टॉपिक है, वो उसमें आप लोगों को किस तरह से चीज़ों को सजा करके लिखना है। कैरेक्टर बिल्डिंग, ये भी कहा जाए तो एक ट्रेडिशनल टाइप का टॉपिक है। कैरेक्टर बिल्डिंग के पर ऐसे लिखने के लिए आप एक कोटेशन इस पर भी दे सकते हैं, इससे आप शुरू कर सकते हैं। काफ़ी फेमस है एक कोटेशन है,
वो है कि इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अर्थात यदि आप धन गंवाते हैं तो आप कुछ नहीं गंवाते हैं। इस तरह से आप यदि हेल्थ को गंवाते हैं अर्थात अपने स्वास्थ्य को गंवाते हैं तो कुछ गंवा बैठते हैं। किंतु जिस समय आप अपनी आचरण को गंवाते हैं, कैरेक्टर को गंवाते हैं, उसी क्षण आप अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। ठीक है, इस सुंदर से कोटेशन से आप इसके ऐसे को आप लिख सकते हैं काफ़ी प्रभावकारी ढंग से। और दरअसल इस तरह का जो टॉपिक है कैरेक्टर बिल्डिंग वगैरह, इस ये दरअसल एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ है। कहने का मतलब कि यह एक आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, और इस एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पर आप अपने विचारों को जितना आप एक्सपैंड कर सकते हैं, जितना आप फैला सकते हैं, अलग अलग तरह के उदाहरण लेकर के, अलग अलग लोगों के वक्तव्य को लेकर के आप इस तरह के ऐसे को डील करके 300 शब्दों में बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है। इसके बाद जो तीसरा जो टॉपिक है वह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम लोग जानते हैं कि काफ़ी डिबेट हुआ पूरे देश भर में, और देश भर में जो डिबेट हुआ वो बाहर में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई दिया। लोग काफ़ी सहमे नज़र आ रहे थे। और अभी भी है कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है अर्थात समान नागरिक संहिता अगर लागू कर दिया जाता है पूरे देश में, तब धार्मिक जो स्वतंत्रता, जो रिलीजियस फ्रीडम है पूरे देश में, वो खत्म हो जाए, वो सख्ते में कहीं आ ना जाए। इसको लेकर के लोग आशंकित है कि भारत का सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा, भारत का जो धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो खतरे में आ जाएगा। हालांकि जैसा कि आप, चूँकि जीके आप लोगों की अच्छी होगी, ऐसी तो अपेक्षा तो ज़रूर कर सकते हैं। जो हम लोगों का 44वां अनुच्छेद है, आर्टिकल 44वां अनुच्छेद है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन 44वां अनुच्छेद आता है। वो कहता है, सारे राज्यों को निर्देश देता है कि वो अपने राज्य में समान नागरिक संहिता को प्रमोट करे, है ना। तो इसको, ये तो एक संवैधानिक बात है, इसीलिए सभी राज्यों को एफर्ट्स लगाना ही चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि इसको लेकर के काफ़ी गंभीर है और लगा रहे हैं, तो इसको लेकर के आपको तथ्य देने पड़ेंगे, कुछ आंकड़ों को भी लेकर के और कुछ कोटेशंस को भी लेकर के आप इस टॉपिक को डील कर सकते हैं। ठीक है, और यदि हम लोग चौथा ऐसे के टॉपिक की बात करते हैं, इंडिया एज ए सॉफ्ट पावर, सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा, इंट्रोडक्शन में सॉफ्ट पावर को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर सॉफ्ट पावर होता क्या है। सॉफ्ट पावर अर्थात एक ऐसे देश के लिए कहा जाता है, संदर्भित किया जाता है, जो अपने विचारों को, अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को, अपने राजनीतिक सोच को, अपने आर्थिक सोच को, अपने जो हर तरह के सोच को, अपनी प्लूरलिज्म की सोच को पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करता है, किसी भी तरह का बिना बल लगाए, बिना जोर ज़बरदस्ती के, लोगों को अट्रैक्ट करके जो देश पूरे विश्व में फैलता है, उनके विचारों को जो पूरा विश्व मानना शुरू करता है, तब ऐसे देश एक सॉफ्ट पावर कहलाता है। तो भारत एक सॉफ्ट पावर है। इसके बारे में कहा भी जाता है कि इसका इतिहास ही यह कहता है कि कभी भी दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया है। यह हमेशा इस बात को लेकर के बिलीव करता है, यह वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा धरा ही एक परिवार है, इस भावधारा में यह हमेशा रहता है। और इस कारण से भारत अभी बहुत तेज़ी से सॉफ्ट पावर के रूप में पूरे विश्व में फैल रहा है। और इससे संबंधित आप कुछ तथ्य को और भी डाल सकते हैं, और इस तरह से आप 300 शब्दों में इस पर निबंध लिखें।
अब ये तो 50 नंबर का यहाँ पर निबंध से संबंधित बातें हो गई। अब दूसरा जो यहाँ पर है, यहाँ से ग्रामर प्रारंभ होता है और ग्रामर हम लोग जानते ही है कि ग्रामर का जो वेटेज है वो 30 अंक का है। सबसे पहला यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको प्रीपोजिशन भरना है। 5 है संख्या में। आई शैल बी इंडेटेड यू फॉर गुड। फॉर गुड कहने का मतलब होता है हमेशा, हमेशा के लिए, फॉर एवर। ठीक है, मैं आपका हमेशा, हमेशा के लिए ऋणी रहूँगा। और इंडेटेड एक ऐसा शब्द है जिसके बाद एक प्रीपोजिशन टू आता है। ठीक है, ओड इसका हम लोग सिनोनिम दे सकते हैं। दूसरा क्या है, माई गार्डन अबाउंड्स डैश फ्लावर प्लांट्स। मेरे बगीचे में फूल के पौधे भरे पड़े हैं, तो प्रचुरता में है। अबाउंड्स का यदि हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म या नाउन फॉर्म देना चाहेंगे, नाउन फॉर्म हम लोग देंगे तो अबंडेंस हो जाएगा, और यदि एडजेक्टिव फॉर्म दे देंगे तब हो जाएगा अबंडेंट। ओके, इन दोनों का वर्ब फॉर्म क्या हो गया, अबाउंड्स। और अबाउंड्स यदि हम लोग यूज़ करते हैं तो इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से सेंटेंस क्या बना हम लोगों का, माई गार्डन अबाउंड्स इन फ्लावर प्लांट्स। क्लियर। थर्ड क्या है, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन डैश द टीचर। देखिएगा, यदि हम लोग क्या करें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि आई आस्क के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर द टीचर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। जो व्यक्ति होते हैं वे कहलाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वे कोई चीज़ होते हैं। और ऐसी स्थिति में हम लोग कोई ना कोई प्रीपोजिशन को बीच में लगाते हैं। आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू द टीचर। यहाँ पर ये दूसरे तरह का प्रीपोजिशन आप नहीं दे सकते हैं भाव के अनुसार, कि आई आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर। मैंने शिक्षक से एक प्रश्न पूछा। से आ रहा है तो आप ऐसा सोचेंगे कि फ्रॉम आप लगा देंगे, जो गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ। डी है, हाउ डिड इट कम अबाउट। अर्थात कम अबाउट एक फ्रेज़ है और इसका मतलब होता है हैपन, होना। यह कैसे हुआ, हाउ डिड इट कम अबाउट, कैसे हुआ, इसका अर्थ यही हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, आई डोंट लाइक मेकिंग आफ्टर मनी। मुझे पैसे के पीछे भागने में कोई रुचि नहीं है। ठीक है, यह इसका अर्थ हुआ। तो मेक आफ्टर का मतलब होता है भागना, के पीछे भागना। ओके, पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, कहेंगे द पुलिस आर मेकिंग आफ्टर द थीफ। यह हो गया दूसरे प्रश्न का जवाब। तीसरा हम लोग लेकर के चलते हैं, सप्लाई द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स गिवन इन दी ब्रैकेट्स। यहाँ पर हम लोग क्या है कि ब्रैकेट में हम लोग यहाँ देखते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आप लोगों को और भी स्पष्ट दिखाई देगा एक एक चीज़। हाँ देखिए, आई डैश सेलिब्रेट माई 5th बर्थडे। वर्ब के फॉर्म्स आपको फिल करने हैं। यहाँ पर सेलिब्रेट है तो सेलिब्रेट का आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। लास्ट वीक है इसीलिए जो भी वर्ब होगा उसका V2 फॉर्म हम लोग लगाएंगे। तब क्या होना चाहिए, आई सेलिब्रेटेड। ओके, आई सेलिब्रेटेड माई 5th बर्थडे एनिवर्सरी लास्ट वीक। आप हैड सेलिब्रेटेड लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। ओके, विथ माई फ्रेंड्स एज यूजुअल, हमेशा की तरह अ बिग केक। वे, यहाँ वे का रूप भरना है। 2 kg डैश प्लेस ऑन द टेबल विथ 5 लिटिल कैंडल्स फिक्स्ड ऑन इट। यहाँ ऑन छूट गया है, ऑन होना चाहिए। हमेशा की तरह एक बड़ा सा केक जो 2 kg का था मेज़ पर रखा गया, और जिस पर 5 मोमबत्तियाँ, छोटी छोटी मोमबत्तियों को लगाया गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बिग केक, एक बड़ा सा केक, वेइंग, यहाँ पर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना पड़ेगा, वेइंग 2 kg, और ये पैसिव वॉइस में जाएगा, वॉज प्लेस्ड, रखा गया, टेबल पर रखा गया तो वॉज प्लेस्ड। As usual, a big cake weighing 2 kg was placed on the table with 5 little candles fixed on it. Okay, time came, समय आ गया। I was standing with a knife at the table to blow out the candles. मैं मोमबत्ती को बुझाने के लिए मेज़
मेज के सामने एक चाकू लेकर के खड़ा था। बट इन द गैदरिंग माई आईज डैश अ पर्सन, लेकिन उस भीड़ में मेरी आंखें एक ऐसी व्यक्ति को तलाश रहा था जिससे मैं बहुत बहुत प्यार करता था। गैलोर कहने का मतलब हो गया बहुत, है ना। किंतु कोई फ़ायदा नहीं, वो नहीं आया। तो मेरी आंखें तलाश रही थी, है ना। तो वॉज आइज वर लुकिंग फॉर हो जाएगा, लुकिंग फॉर ऐसे लगाना पड़ेगा, है ना। हाउ नाइस इट वुड हैव बीन, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कितना अच्छा रहता यदि वह आया होता और मुझे खुशी दिया होता। ओके, तो ये चूँकि परफेक्ट टेंस में है तो बाद वाला भी इफ़ का जो क्लॉज होगा वो भी परफेक्ट टेंस में होगा। चूँकि ये पास्ट है तो इसलिए ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इफ़ ही हैड कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन के सारे ब्लैंक्स फिल कर लिए। अब फोर्थ को देखिएगा, डू एज डायरेक्टेड है ना। दो दो यहाँ पर मार्क्स के मैंने यहाँ पर निर्धारित किया है। दीज आर बॉयज़ देयर बुक्स आर मिसिंग, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसे बनाना है। ये लड़के हैं और उनकी किताबें खो गई है। ठीक है, हम लोग इसको हिंदी में सबसे पहले जोड़ते हैं। ये लड़के हैं जिनकी किताबें खो गई है। तब क्या हो जाएगा, दीज आर बॉयज़ द बुक्स ऑफ हुज, ऐसे कहना पड़ेगा। हुज बुक्स आर मिसिंग नहीं कहेंगे, हुज बुक्स नहीं होता। दीज आर बॉयज़ द बुक्स ऑफ हुज, यहाँ पर आप लोग क्या है ना, एक दो बार आप लोग इसे देख करके समझ भी लेंगे, सुन लेंगे पॉज करके। दीज आर बॉयज़ द बुक्स ऑफ हुज, द बुक्स ऑफ हुज। आप कहते हैं हुज बुक्स आर मिसिंग, दीज आर बॉयज़ हुज बुक्स आर मिसिंग नहीं, द बुक्स ऑफ हुज आर मिसिंग आपको कहना होगा, तब ये सही हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये जो हुज लगाए हुए हैं यह एक कंजंक्शन है। ओके, और कंजंक्शन, इस तरह के कंजंक्शन WH कंजंक्शन, WH क्वेश्चन वर्ड यदि सेंटेंसेस में के बीच में आते हैं तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाता है, जटिल वाक्य को बनाता है। अब बी को देखिएगा, ही सेड टू मी डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। उसने जो सेंटेंस है हम लोगों का वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस की शुरुआत ऑक्सिलरी से हो रहा है, डिड से हो रहा है, इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर हम लोग इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे और सेड टू के लिए हम लोग आस्ट का प्रयोग करेंगे। तब क्या हो जाएगा, ही आस्ट मी इफ़, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आप प्लीज़ सुनिएगा और उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप जांच भी कर लीजिएगा। ठीक है, ही आस्ट मी इफ़ आई वेंट टू कॉलेज द प्रीवियस डे, येस्टरडे आपका द प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हम लोगों का यहाँ पर पास्ट टेंस में है। तो इतने सारी जगहों पे चेंजेस हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिला। ओके, यहाँ पर जगह मुझे छोड़ना चाहिए था ताकि मैं इसका आंसर लिख सकूँ, लेकिन मैं ओरली इसको डील कर लिया हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। सी को देखिएगा, द स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड एवरीडे, इसका वॉइस को चेंज करना है। यहाँ पर सेंटेंस जो है ना प्रेजेंट टेंस में है। गलियों को या रास्तों को प्रत्येक दिन साफ किए जाते हैं। क्या हो जाएगा, दे क्लीन द स्ट्रीट्स एवरीडे, दे लगाइएगा क्योंकि स्ट्रीट्स को साफ एक व्यक्ति नहीं करता, कई सारे लोग आकर के करते हैं। ओके, दो तीन कबाड़ी वाला आते हैं, कचड़े वाले आते हैं और वो स्ट्रीट्स को क्लीन करते हैं हर दिन। तो दे क्लीन द स्ट्रीट्स एवरीडे और उसका पैसिव वॉइस यही बनेगा, द स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड एवरीडे बाय देम अंडरस्टूड है वहाँ पर। डी को देखते हैं, द लूफोल वाज टू बिग नॉट टू होल्ड द माउथ ऑफ द कैनन, कैनन मीन्स तोप। ओके, लूफोल कहते हैं जब किले के बीच बीच में बड़ा छेद रहता था जहाँ से जो सिपाही जो होते थे, जो वॉरियर्स जो होते थे, जो योद्धा होते थे, वो वहाँ से तीर छोड़ा करते थे या तोप का मुंह वहाँ पर लगा देते थे और इस तरह से ऊंचाई पर तोप को ले जा करके वहाँ से दुश्मनों पर वो तोप के ज़रिए आक्रमण करते थे। तो वो होल जो है, वो जो बड़ा छेद है, उस बड़े छेद को हम लोग लूप होल कहते हैं। ठीक है, द लूप होल वॉज टू बिग, लूप होल
जो छेद इतना बड़ा था कि कैनन का जो मुंह है ना, कैनन उसमें समा सकता था। नॉट लगा हुआ है, इसलिए पॉजिटिव सेंस में इसका हम लोग रिमूवल ऑफ टू बनाएंगे। हम लोगों का सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आप ओरली सुन लीजिएगा। द लूफोल, लूफोल, ऐसे लूफोल का एक और मीनिंग आप समझ लीजिए। ये एक टेक्निकल टर्म है, विधि पर आधारित एक टेक्निकल टर्म है, अर्थात लीगल टर्म है। लूफोल कहते हैं एक ऐसा कोई भी चीज़ जिसकी मदद से आप कोई भी पनिशमेंट पाने से बच जाते हैं। ओके, जैसे हम लोगों के संविधान में कुछ जो कमजोरियां होती है, जो कुछ लूप होल्स होते हैं, उसको देख करके जो बड़े बड़े जो जानकार होते हैं या नेतागण जो होते हैं, वे पनिशमेंट से बच जाते हैं। ठीक है, तो वो बचने वाला एक वे, एक पैसेज को हम लोग लूप होल कहते हैं, कमजोरी को लूप होल कहते हैं। द लूप होल वॉज सो बिग, हम रिमूवल अप टू कर रहे हैं। द लूप होल वॉज सो बिग दैट इट कुड, पास्ट टेंस में है तो इसलिए इट कुड लगाएं। इट कुड होल्ड द माउथ ऑफ द कैनन। इट कुडंट होल्ड द माउथ ऑफ द कैनन कहिएगा तो गलत हो जाएगा। क्लियर है। पांचवा है, हिज पोर्ट्रे इज नॉट मोर ब्यूटिफुल दैन सीताज। उसकी तस्वीर सीता के तस्वीर से ज़्यादा सुंदर नहीं है ना। अर्थात सीता की तस्वीर जो है सो उसके तस्वीर इतना तो सुंदर तो ज़रूर है, इधर से लेकर के चलेंगे, है ना। दोनों का तस्वीर हम लोग ऐसा भाव निकाल सकते हैं कि दोनों का तस्वीर लगभग एक जैसा सुंदर है। अगर ये नॉट नहीं रहता तब होता उसकी तस्वीर सीता के तस्वीर से ज़्यादा सुंदर है। ओके, लेकिन यहाँ कह रहा है कि उसका तस्वीर सीता के तस्वीर से ज़्यादा सुंदर नहीं है, मतलब कम भी सुंदर नहीं है, ज़्यादा भी सुंदर नहीं है, बराबर सुंदर है। तब इसका हम लोग पॉजिटिव जो डिग्री बनाएंगे, ओरली मैं बना रहा हूँ, आप लोग सुन जरूर लीजिएगा। सीताज, उल्टा तरफ से चलेंगे, सीताज को लेकर के चलेंगे, नहीं तो हिज पोर्ट्रे से आप शुरू करिएगा सेंटेंस। नहीं, सीताज पोर्ट्रे इज़ एज ब्यूटिफुल एज हिज, सिर्फ हिज लगाएंगे, फिर पोर्ट्रे नहीं लगाएगा, नहीं तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन वो हो जाएगा। सीताज पोर्ट्रे इज़ एज ब्यूटिफुल एज हिज। क्लियर हो गया। इसके बाद फिर हम लोग अब बात करते हैं रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। इन सभी सेंटेंसेस का हम लोग ग्रामेटिकली सही करते हैं। मोर रूम्स दैन वन, आर होगा ना, मोर रूम्स के अनुसार यहाँ पर हम लोग इसके जगह पर आर लगाएंगे। ठीक है, मोर रूम्स दैन वन आर ऑक्यूपाइड बाय द गेस्ट्स। इसके बाद फिर बी का हम लोग देखते हैं, हार्डली हैड ही गॉन अ फ्यू यार्ड्स अहेड व्हेन। हार्डली के साथ हम लोग कंजंक्शन लगाते हैं व्हेन, तो व्हेन समवन कॉल्ड हिम। ठीक है, इस तरह से यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सी को देखिए, एवरीबडी शुड बी इनफ कॉन्फिडेंट, नहीं कॉन्फिडेंट इनफ, इनफ जो है सो कॉन्फिडेंट के बाद आएगा। ओके, एडजेक्टिव के बाद ही इनफ आता है, ये याद रखिएगा हमेशा। और डी जो है, महात्मा गांधी डाइड फ्रॉम अ कॉज नहीं कहेंगे, ना तो हम लोग कहेंगे डाइड ऑफ अ कॉज। डाइड फॉर अ कॉज, कोई विशेष मकसद के लिए महात्मा गांधी मरे थे। ठीक है, तो डाई फॉर सम कॉज, कॉज कहने का मतलब पर्पस, मकसद, उद्देश्य से। महात्मा गांधी किसी खास उद्देश्य के लिए अपना जान गंवाया था। पांचवा क्या है, द हॉल इज टू कैपेसियस टू एकोमोडेट 20 बेड्स। ओके, यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो गया। द हॉल इज़ टू कैपेसियस, कैपेसियस कहते हैं बहुत ही बड़ा, नॉट टू अकोमोडेट होना चाहिए, तब तो ये नेगेटिव वर्ड है। और ये जो टू है ये नेगेटिव है, ये दोनों ही नेगेटिव मिल करके एक पॉजिटिव सेंस देगा। इसका हम लोग क्या कैसे बनाएंगे, बस नॉट लगा करके सेंटेंस को शुद्ध करेंगे। अगर हम लोग नॉट नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा कि हॉल इतना बड़ा है कि उसमें 20 बिछौने नहीं अट सकते हैं। जब बड़ा है तब तो अट जाएगा ना। पॉजिटिव सेंस देने के लिए आपको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, तब नॉट लगा करके जो मीनिंग निकल करके आएगा वो आएगा कि हॉल इतना बड़ा है कि उसमें
20 बिछौने अट सकते हैं। एकोमोडेट मतलब अटना। इसके बाद जो छठा प्रश्न है हम लोगों के पास वो है कि इसमें मीनिंग्स देना है। अबेयंस, अबेयंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रास्थगन। अगर हिंदी रूप देना अगर वहाँ पर आया तो प्रास्थगन होता है। और यदि अंग्रेजी में बात किया जाए तो ये कहलाता है स्टेट ऑफ स्थगन, सस्पेंस। ठीक है, जैसे कि यदि आपका एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन होता है तब कहेंगे कि द एग्ज़ाम डेट हैज़ बीन पुट इन अबेयंस। इस तरह का आप सेंटेंस बना सकते हैं। सैंक्शन, सैंक्शन को हम लोग इसके दो अर्थ निकल करके आते हैं। सैंक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, सैंक्शन का मतलब अप्रूवल भी होता है। अप्रूवल कहने का मतलब क्या हो गया? अप्रूवल कहने का मतलब मंजूरी, तो सैंक्शन का मंजूरी, अप्रूवल आप दे सकते हैं। अबेट को हम लोग अंग्रेजी में कर्टेल कहेंगे और इसका हिंदी मीनिंग हो गया कटौती करना। ओके। शेड्यूल्ड डेट, दरअसल इसको हिंदी में कहते हैं नियत दिन और अंग्रेजी में कहेंगे द डेट, द डेट फॉर सम प्लानिंग। ओके, कोई प्लान के लिए जो डेट निर्धारित किया जाता है उसे ही हम लोग शेड्यूल्ड डेट कहते हैं। और एब्सकॉन्डर को हम लोग हिंदी में फरार कहते हैं और अंग्रेजी में कहेंगे अ पर्सन हु हाइड्स टू एस्केप पनिशमेंट। कोई भी व्यक्ति जो छुप जाता है यह सोच करके कि उसको कोई दंड मिले ही नहीं, तो उसे ही हम लोग एब्सकॉन्डर कहेंगे। अब फ्रेंड चलते हैं, जो लास्ट जो प्रश्न है इस मॉक का, जो आधारित है पैसेज के ट्रांसलेशन को लेकर के, उसे हम लोग काफ़ी विस्तार से विश्लेषण करते हुए ट्रांसलेशन बनाते हैं। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि ट्रांसलेशन का पैसेज का स्वरूप कैसा है, वो किस तरह के नेचर का है वह। तो यहाँ हम लोग इसे पढ़ लेना पड़ेगा ताकि पता लगा सके कि यह पैसेज किस चीज़ पर आधारित है, किस विषय वस्तु पर आधारित है। पढ़ते हैं। अ कंज्यूमर कोर्ट इज अ स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी इन मैनी कंट्रीज designed to resolve disputes between consumers and suppliers or manufacturers of goods and services. These courts provide a platform for consumers to seek redressal for grievances related to defective products, substandard services, unfair trade practices or other consumer rights violations. यह जो अनुच्छेद है ऑब्वियसली विधि पर आधारित है, लीगल पैसेज है। और लीगल पैसेज में हम लोग यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कई सारे यहाँ पर पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल टर्म्स है। कंज्यूमर कोर्ट जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अदालत, कैसा अदालत? यह होगा उपभोक्ता अदालत हो गया। और स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी, स्पेशलाइज्ड मतलब विशेष हो गया, जुडिशियल मतलब न्यायिक और बॉडी मतलब निकाय, विशेष न्यायिक निकाय। इन मैनी कंट्रीज डिज़ाइंड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स का मतलब हो गया विवाद, और कंज्यूमर्स उपभोक्ता, सप्लायर्स आपूर्तिकर्ता, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहने का मतलब सामान और सेवाओं के निर्माणकर्ता। ठीक है, तो इसका भी हम लोगों ने मीनिंग निकाला, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में भाव निकालना। अब दीज कोर्स प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कंज्यूमर्स टू सीक रिड्रेसल। तो सीक रिड्रेसल मतलब निवारण की चाह रखने वाले। ओके, फॉर ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस कहते हैं हम लोग शिकायतों को। रिलेटेड टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मतलब खराब सामान। सब स्टैंडर्ड सर्विसेज का मतलब हो गया घटिया सेवाएं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब हो, अनफेयर को हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में? कहेंगे अनुचित, और ट्रेड को हम लोग व्यापार कहेंगे, और प्रैक्टिसेस को हम लोग कहेंगे प्रथा। तो यहाँ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कृत्य कह सकते हैं, काम कह सकते हैं, या तरीके कह सकते हैं। अनुचित व्यापार के तरीके थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर भाव यह देता है। बाकी आप लोग हो सकता है प्रैक्टिसेस के लिए कोई अगर बेहतर सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं तो ज़रूर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से प्रैक्टिसेस के लिए यहाँ तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा है, भाव को लेकर के चले। और अदर कंज्यूमर राइट वायलेशंस, और अन्य उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर
इसमें इतने सारे टेक्निकल टर्म्स को देखा और उसका हिंदी मीनिंग भी हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा भाव निकालने की कोशिश करते हैं, इसके बाद फिर ट्रांसलेशन करना तो आसान हो जाएगा। अ कंज्यूमर कोर्ट इज ए स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी इन मेनी कंट्रीज डिज़ाइंड। देखिएगा कुछ कुछ चीज़ों को ना आपको यूनिट्स में तोड़ने की आवश्यकता है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ कंज्यूमर कोर्ट इज ए स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी इन मेनी कंट्रीज which has been designed to resolve disputes। ये यहाँ पर which has been छुपा हुआ है, ठीक है, पैसिव वॉइस में, जिसे बनाया गया है। डिज़ाइन मतलब तैयार किया गया, बनाया गया है ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या करते हैं कि ये चूँकि विच है, इसके पहले वाले का हम लोग ट्रांसलेशन अच्छी तरह से कर लेते हैं। यहाँ पर कहेंगे कि कई देशों में, पीछे से चलेंगे, कई देशों में, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, कई देशों में उपभोक्ता अदालत एक विशेष न्यायिक निकाय है जिसे विच हैज़ बिन डिज़ाइन, जिसे डिज़ाइन को हम लोग ये वर्ब को लास्ट में रखेंगे, जिसे पीछे से चलेंगे, जिसे उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं या सामान और सेवाओं के निर्माणकर्ताओं के मध्य विवादों को हल करने के लिए, विवादों को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। बन गया। दूसरा भी एक बार पढ़ लेते हैं, भाव निकाल लेते हैं, इसके बाद औपचारिक तरीके से हम लोग लिख लेंगे इसका ट्रांसलेशन। क्या है नेक्स्ट है, दीज कोर्ट्स प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू कंज्यूमर्स टू सीक रिड्रेसल फॉर ग्रीवेंसेज रिलेटेड टू। यहाँ टू सीक है, इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, क्योंकि एडवर्ब ऑफ रीजन को शुरू में जब लंबा रहता है ना तो शुरू में रखना चाहिए। क्लियर? क्या हो जाएगा, पीछे से चलेंगे, कहाँ से हम लोगों को शुरू करना है, रिलेटेड टू, यहाँ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, यहाँ से हम लोग लेकर के चलेंगे। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मतलब खराब सामान या घटिया सामान, ओके, खराब सामान, घटिया सेवाओं, अनुचित व्यापार के तरीकों और अन्य उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, शिकायतों का निवारण के लिए, इतना हो गया। ये अदालत उपभोक्ताओं के लिए मंच उपलब्ध कराती है। देखिए बन गया। अब इसका औपचारिक रूप से ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे, कई देशों में कंज्यूमर कोर्ट, उपभोक्ता अदालत एक विशेष न्यायिक निकाय है। अब जैसा हम लोगों ने उधर भाव निकाला उसी तरह से हम लोग बस लिख देंगे, छोटा सा तो सेंटेंस है, जिसे उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं या सामान और सेवाओं के निर्माणकर्ताओं के मध्य या के बीच विवादों हैं, डिस्प्यूट्स है तो विवादों लगाइए, विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। आप लोग एक बार देख लीजिए।
ठीक है, एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। कई देशों में उपभोक्ता अदालत एक विशेष न्यायिक निकाय है जिसे उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं या सामान और सेवाओं के निर्माणकर्ताओं के बीच विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया है, जिसे बनाया गया। ठीक है, तो पहला सेंटेंस का हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसलेशन कर लिया। इसको मैं मिटा दूँ, फिर से आप देखना चाहेंगे तो वीडियो को आप बैक करके पॉज करते हुए आप एक बार देख लें। इसके बाद लास्ट जो हम लोगों का सेंटेंस है, छोटा तो आता है मैंने तो यहाँ पर 50 शब्दों वाला ट्रांसलेशन के पैसेज को उठाया है, लेकिन आप लोगों के नोटिफिकेशन के अनुसार एग्ज़ाम में मात्र 25 शब्दों वाला ही ट्रांसलेशन का पैसेज आएगा। लेकिन आप यदि स्टैंडर्ड पैसेज को उठाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा शब्दों वाला को उठाते हैं, तब आप वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि एडवर्ब ऑफ रीजन को सबसे पहले हम लोग रखेंगे। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मतलब घटिया सामान, घटिया सामान, घटिया सेवाओं, अनुचित व्यापार तरीकों या अन्य उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, रिडक्शन मतलब निवारण हो गया, के निवारण के लिए ये अदालतें उपभोक्ताओं के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस लीगल पैसेज का ट्रांसलेशन किया। आशा करते हैं कि आप इससे यह समझ में आया होगा कि कैसे करके ट्रांसलेशन बनाया जाए। आशा करते हैं जो कंप्लीट जो मैंने आप लोगों के समक्ष में मॉक दिया उसका विश्लेषण काफ़ी डिटेल में किया, इससे आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। आपका आने वाला एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो और आपका अंतिम रूप से चयन हो। मेरे तरफ से और आनंदम ट्यूटोरियल्स के सभी टीम मेंबर्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।